8 हो जाएंगे फिर ये। पहला लिखना है आपने सेवा सदन। हाँ, जो अनमेल विवाह पर आधारित है वो, निर्मला। ठीक है, तो पहला आपने लिखना है सेवा सदन। सेवा सदन के बारे में लिखेंगे आप, 1-2 लाइनें लिखेंगे, काम चल जाएगा। पहला लिखेंगे आप इसमें वेश्यावृत्ति, वेश्यावृत्ति की समस्या पर आधारित, की समस्या पर आधारित, की समस्या पर आधारित। ठीक है, दूसरा लिखेंगे आप इसमें, इस उपन्यास में, इस उपन्यास में मुख्य पात्र सुमन के माध्यम से, सुमन के माध्यम से, सुमन के माध्यम से, के माध्यम से इधर कर लेंगे इसमें, सुमन के माध्यम से, माध्यम से दिखाया गया है कि, दिखाया गया है कि दहेज की क्रूर व्यवस्था एवं, की क्रूर प्रथा लिखेंगे, की क्रूर प्रथा एवं पति के अत्याचार जो है स्त्री को वेश्यावृत्ति के दलदल में धकेल देते हैं, ठीक है। और क्योंकि आदर्शवाद का प्रभाव तो इनके ऊपर है, पहला ही आप कह सकते हैं हिंदी का पहला उपन्यास जो इनका ये था, यही था। उपन्यास में मुख्य पात्र सुमन के माध्यम से दिखाया गया है कि दहेज की क्रूर प्रथा एवं पति के अत्याचार स्त्री को वेश्यावृत्ति के दलदल में धकेल देता है, ठीक है। तो ये सब कारण होते हैं, उन्होंने ये दिखाया है कि किस प्रकार से सुमन के प्रति जो उसके ससुराल में अत्याचार होता है दहेज की प्रथा की वजह से और उसके पति के अत्याचारों की वजह से। तो इस वजह से इसमें दिखाया गया है कि या तो 2 रास्ते होते हैं, या तो स्त्री आत्महत्या कर ले, या तो फिर वो घर से निकल करके वेश्यावृत्ति जैसे उसमें लग जाए काम में। तो ये दिखाया गया है। और इसके अलावा इसमें क्योंकि आदर्शवाद छोटा नहीं है, तो सेवा सदन के माध्यम से उन्होंने क्या किया है कि क्योंकि गाधी का वही है, एकदम कुछ ना कुछ सुधार करना ही करना है, तो समाधान दिखाने का जो भूत प्रेमचंद के ऊपर गांधी जी के प्रभाव की वजह से था, इस वजह से उन्होंने कहा कि सेवा सदन की स्थापना करनी चाहिए। सेवा सदन क्या होंगे, कुछ कुछ हॉस्टल्स इस तरह के होंगे और वहां पे कुछ ना कुछ वो कुटीर उद्योग करेंगे, कुछ कुटीर सूत कातना इस तरह के काम करके उनका समाधान प्रस्तुत किया है। तो सेवा सदन इसी तरह का, ठीक है। तो सेवा सदनों की स्थापना, सेवा सदनों की स्थापना को वेश्यावृत्ति के समाधान के रूप में प्रस्तुत किया गया है, समाधान के रूप में प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, तो सेवा सदनों की स्थापना जो है उन्होंने कहा है कि सेवा सदनों की स्थापना कर सकते हैं। तो शुरुआती आदर्शवाद है, ठीक है। कोई बहुत अच्छा सॉल्यूशन तो इसको नहीं मान सकते हैं कि सेवा सदन स्थापित कर लिया तो उससे क्या स्त्री के प्रति जो अत्याचार समाज में है वो बंद हो जाएगा क्या, है ना। तो ये सवाल तो उठता है, लेकिन पहला उपन्यास है तो आप लोग लिखेंगे इसी तरह से, ठीक है। हो गया सेवा सदन। अच्छा, स्क्रीनशॉट लेने की कोशिश मत करना भाई ऑनलाइन वालों, फिर ऐप बंद हो जाएगा तब मत कहना कि
इसके बाद है कायाकल्प। अच्छा, इसमें वैसे प्रेमाश्रम पहले आना चाहिए था, सेवा सदन प्रेमाश्रम। ये कायाकल्प पहले लिख लिया ना, इसीलिए बोल रहा मैं बीच में प्रेमाश्रम। हाँ, तो ये लिखेंगे आप। तो प्रेमाश्रम है अगला। अगला प्रेमाश्रम में आप लिखेंगे, इसमें जमींदारी प्रथा और इस तरह की चीजें लिखेंगे। जमींदारी, जमींदारी प्रथा, प्रथा नहीं लिखेंगे, जमींदारी तो व्यवस्था थी। जमींदारी व्यवस्था था के द्वारा गरीब किसानों एवं मजदूरों के शोषण, किसानों एवं मजदूरों के शोषण, मजदूरों के शोषण का चित्रण किया गया है। का चित्रण किया गया है। तो ये सब इसमें नजर आता है आपको। प्रेमाश्रम, ठीक है। इसमें दिखाया गया है किस तरह से, कि किस तरह से अंग्रेजों ने जमींदारों को बढ़ावा दिया था। उस टाइम पे जमींदारों की स्थापना एक तरह से अंग्रेज शासन ने ही की है। तो जीवन में कभी इतिहास जरूर पढ़ेंगे आप लोग, ठीक है, उम्मीद ही कर सकते हैं आप लोगों से, ठीक है। तो इतिहास पढ़ेंगे तो आपकी ज्यादा समझ में आएगा, क्योंकि उन्होंने किस तरह से किया था। टैक्सेशन की जब व्यवस्था अंग्रेज सरकार यहाँ पे आने स्थापित होनी शुरू हुई, तो उसके बाद उन्होंने टैक्स के लिए, टैक्स कलेक्शन के लिए जमींदारों को स्थापित किया था, ठीक है। यानी कि जमीन उनके पास रहेगी और इस तरह से वो टैक्स कलेक्ट करते थे और उसकी व्यवस्था थी। तो बड़ी शोषणकारी व्यवस्था इसको माना जाता है। और ये भी एक तरह से आदर्शवादी उपन्यास है, मतलब आदर्श परिसमाप्त है। इसमें एक ऐसा व्यक्ति है जो जमींदार परिवार से ही आता है, लेकिन गांधी के विचारों से खूब प्रभावित है, और ये क्या करता है, किसानों और मजदूरों के हक में आवाज उठाता है, ठीक है। तो इस तरह का उपन्यास है। अब आता है रंगभूमि। ये भी सिमिलर ही उपन्यास है, इसमें भी वही सब है। हाँ, कायाकल्प इसके बाद आएगा, वही तो कह रहा हूं मैं। कायाकल्प अगर मैं पहले लिख लिया तभी तो बोला मैं प्रेमाश्रम ये सब। रंगभूमि, रंगभूमि के बाद आएगा सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, कर्मभूमि और गोदान, इस क्रम में करेंगे, ठीक है। पहले लिखेंगे आप रंगभूमि। इसमें भी यही सब है। इसमें थोड़ा सा वर्गीय वो आप देखेंगे, इसमें कह सकते हैं जो वर्ग संघर्ष जो उस टाइम का था। वर्ग संघर्ष आपने कहाँ शब्द सुना हुआ है? सुना है कहीं वर्ग संघर्ष नाम का शब्द? कहाँ सुना है? हाँ? वर्ग संघर्ष, पूंजीवाद कहाँ सुना है? हाँ, प्रगतिवाद में है वर्ग संघर्ष भाई। तो लिखेंगे औद्योगिक पूंजीवाद, इसमें रंगभूमि में औद्योगिक पूंजीवाद तथा भारतीय सामंत व्यवस्था, भारतीय सामंत व्यवस्था, यानी कि जो हमारा अपना देशी पूंजीवाद है, भारतीय सामंत व्यवस्था के द्वारा मजदूरों एवं किसानों के शोषण का चित्रण, किसानों के शोषण का चित्रण, ठीक है। और इसमें एक पॉइंट और लिखेंगे आप, इसमें थोड़ा सा मार्क्सवाद का ट्रेट नजर सा आता है, ठीक है। एक पॉइंट ये हो गया आपका, और इसी में दूसरा पॉइंट लिखेंगे आप इसी में, कि
स्वाधीनता आंदोलन में, स्वाधीनता आंदोलन में पनपता हुआ, वर्ग संघर्ष का भी चित्रण, पनपते हुए का करना चाहिए था, पनपते हुए वर्ग संघर्ष का चित्रण। तो ये है आपका रंगभूमि। तो रंगभूमि में आप देख सकते हैं, मतलब ये समझ सकते हैं कि स्वाधीनता आंदोलन में थोड़ा वर्ग संघर्ष, औद्योगिक पूंजीवाद, इस तरह के ट्रीट उसमें थोड़ा बहुत संकेत नजर आते हैं कि थोड़ा सा मार्क्सवाद से प्रभावित चीजें इसमें नजर आती हैं। यानी कि जिस दृष्टि से मार्क्स ने देखा है ना समाज को, पूंजीवाद, सर्वहारा और प्रोलेटेरिएट के वर्ग, उससे वो वाले से, तो वो जो वर्ग है हैव्स और हैव नॉट्स वाले नजरिए से, तो थोड़ा बहुत ये नजरिया इसमें नजर आता है रंगभूमि। ठीक है, कायाकल्प, हाँ अब आएगा रंगभूमि, आ गया प्रेमाश्रम, हो गया रंगभूमि, अब आएगा कायाकल्प। ठीक है, अगला हो गया, कितने तक है, 3। अगला लिखेंगे आप कायाकल्प। इसमें थोड़ा बहुत संभावना बन सकती है प्रेमचंद से, इसीलिए करवाया जा रहा है, मतलब मोटे तौर पे लिखा जा रहा है कि क्या थीम क्या है उपन्यास की, कम से कम इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकता है, जैसे सेवा सदन को लेकर के ही पूछा है कि वेश्यावृत्ति की समस्या पर आधारित प्रेमचंद का उपन्यास कौन सा है। ठीक है, तो ऑप्शन आएगा तो कर लेंगे, थोड़ा सा ये चीजें आपको ध्यान रखनी चाहिए। ठीक है, कायाकल्प क्या है? कायाकल्प में वैसे सांप्रदायिकता की समस्या मूलतः दिखाई गई है, इसमें सांप्रदायिकता की समस्या को उभारा गया है। सांप्रदायिकता की समस्या को उभारा सांप्रदायिकता इसमें नजर आएगी आपको कायाकल्प में। सांप्रदायिक की समस्या को उभारा गया है, मतलब इसमें कहानी इस तरह से है कि एक व्यक्ति ऐसा है चक्रधर, उसका उस नायक का नाम है, तो क्योंकि बहुत ज्यादा सांप्रदायिकता और इस तरह का माहौल है, तो ये जो नायक है इसमें चक्रधर, वो क्या करता है कि वो पहले एक दूसरे परिवार की स्त्री से शादी करना चाहता है, जो कि दूसरे वर्ण से आते हैं। ठीक है, क्योंकि ये जमींदार वर्ग से आता है, तो वो दूसरे वर्ग से आने की वजह से फिर इनका विवाह नहीं हो पाता है, बड़ा विद्रोह सा होता है, लेकिन वो विवाह नहीं होता है, और अंत में वे क्या करता है, एक मुसलमान विधवा लड़की से शादी करता है। ठीक है, तो इस तरह का इसमें दिखाई देता है। इस उपन्यास की कमजोरी का एक बहुत बड़ा कारण, ये उपन्यास बहुत शानदार बन सकता था, लेकिन इसमें एक पुनर्जन्म की कहानी चलती है। ठीक है, तो उपन्यास यथार्थवादी उपन्यास और इस तरह की समस्याएं, सांप्रदायिकता वगैरह बड़ा अच्छे से आ रहा है, और उसमें एक समांतर चलती है पुनर्जन्म की कहानी। इस वजह से उपन्यास क्या होता है, अगर हम आधुनिक परिप्रेक्ष्य की दृष्टि से देखें तो करण अर्जुन वाली फिल्म नजर आती है। ठीक है, तो करण अर्जुन वाली फिल्में आर्ट फिल्में, अच्छी फिल्में नहीं मानी जाती हैं। ठीक है, कमर्शियल के लिए बढ़िया है, तो ये है, तो इसमें लिखेंगे आप, इसमें पुनर्जन्म की एक समांतर कथा, समानांतर कह सकते हैं, पैरेलली चलती है, समानांतर कथा चलती है जो इस उपन्यास को कमजोर बनाती है। ठीक है, चलती है जो इस उपन्यास को कमजोर बनाती है, उपन्यास को
कमजोर बनाती है, कमजोर बनाती है। तो ये है आपका कायाकल्प। इसके बाद आएगा निर्मला। इसमें है आपका अनमेल विवाह। ठीक है, लिखे है ना। अच्छा, आजकल वैसे होता क्या है, अनमेल विवाह, आज के समय में अनमेल विवाह की परिभाषा थोड़ा सा ब्रॉड हो चुकी है। अनमेल विवाह कब भी हो सकता है, जब दो लोगों के विचार आपस में ना मिल रहे हो, तो उसे भी अनमेल विवाह आप कह सकते हैं। ठीक है, कि एकदम दो ऐसे ऑड बैलों को मिला लिया गया जिनका जोड़ा बन ही नहीं रहा है। ठीक है, तो उस प्रकार से अगर हो गया तो वो भी एक अनमेल विवाह है। लेकिन प्रेमचंद जिस समय पर थे उस टाइम पे अनमेल विवाह का एक ही मतलब होता था, यानी प्रेमचंद के नजरिए में केवल उम्र के गैप को। ठीक है, यानी कि पति की उम्र बहुत ज्यादा है। अब वैसे तो ऐसा नहीं होता था ना कि पत्नी की उम्र बहुत ज्यादा है पति की कम है, ऐसा नहीं होता था। जनरली होता क्या था, पति की उम्र बहुत ज्यादा होती थी और पत्नी की उम्र बहुत छोटी। ठीक है ना। तो वो चलता भी है कि पति 60 का और पत्नी 8 की। तो इस लेवल का जब अंतर होता था तो उसे प्रेमचंद ने कहा है अनमेल विवाह। ठीक है, तो इसमें है क्या कि निर्मला जो कि एक गरीब परिवार से आती है, इसके पिता का देहांत हो चुका होता है और उसके बाद इसे मजबूरी में एक तीन बेटों के लड़के के पिता के साथ इसका विवाह करवा दिया जाता है, क्योंकि वो भी, उसका भी शायद पत्नी का देहांत हो चुका होता है। तो वो क्या करता है, एक तरह से, मतलब विवाह तो हम कह रहे हैं कि विवाह की व्यवस्था है, लेकिन देखा जाए तो एक तरह से उसने उसको खरीद लिया है, यानी कि उसके परिवार ने उसको बेच ही दिया। क्योंकि जब इतने गैप का एज हो तो उसे विवाह कहा जाए ना कहा जाए, इस पर भी संशय होता है। तो उसके साथ उस तरह से हुआ है और अब उनका जो है मेल मिलाप उस तरह से होता नहीं है। और हुआ क्या है, क्योंकि निर्मला की जो उम्र है उसके लड़के की भी उम्र उस तरह की है, तो उन दोनों का फिर जो है संबंध उसमें दिखाया गया है। और उस वजह से क्या होता है, अंत में बाप और बेटे में तकरार, एकदम बहुत नेक्स्ट लेवल का संघर्ष उसमें शुरू हो चुका है। ठीक है, तो इस तरह का अनमेल विवाह की समस्या उन्होंने दिखाया कि अनमेल विवाह किस तरह से एक परिवार को तहस नहस कर सकता है, इसकी कहानी निर्मला में कही गई है। ठीक है, तो लिखेंगे मुख्य पात्र निर्मला के माध्यम से, मुख्य पात्र निर्मला के माध्यम से, निर्मला के माध्यम से अनमेल विवाह की समस्या, अनमेल विवाह, अनमेल विवाह की समस्या का चित्रण किया गया है, समस्या का चित्रण किया गया है, का चित्रण किया गया है। ठीक है, इसके अलावा क्या लिख सकते हैं, कहानी मैंने आपको बता ही दी है कि आगे चल करके जो संघर्ष उसके परिवार में फिर होते हैं, यानी जो उसका ससुराल वाला परिवार है वो है। तो अनमेल विवाह से किस तरह से परिवार की व्यवस्था खराब हो सकती है, ये है निर्मला के माध्यम से उन्होंने दिखाया गया। तो अनमेल विवाह की समस्या पर आधारित निर्मला। इसके बाद आता है गबन। ये थोड़ा सा अलग कैरेक्टर की चीज है गबन। ये है भाई मिडिल क्लास का उपन्यास। ठीक है, गबन जो उपन्यास है उसमें क्या है, उसमें आता है मध्यवर्गीय परिवार, न्यूक्लियर फैमिली जिसको कहते हैं, वो आते हैं, पति पत्नी का उसमें आता है जिक्र। ठीक है, एक व्यक्ति है रमानाथ, ठीक है, और उसकी पत्नी है जालपा। ठीक, वैसे बड़ा अच्छा परिवार उनका चल रहा होता है, लेकिन क्योंकि समाज में जैसे जैसे, क्योंकि उसकी पत्नी जिस फिर आगे वर्ग में बैठती है, तो ज्यादातर ऐसा होता कभी कभी क्या है कि दिखावे की संस्कृति धीरे धीरे जो है सर चढ़ने लग जाती है। तो होता क्या है कि उसको जो है गहनों का शौक बहुत ज्यादा हो जाता है जालपा को। और क्योंकि पति जो है मध्यवर्गीय परिवार से आता है, नौकरी करता है किसी फैक्ट्री या किसी कंपनी में वगैरह, नहीं किसी सरकारी विभाग में एक जगह पर नौकरी करता है। ठीक है, इसलिए तो वहां गबन करेगा। ठीक है, तो वहां वो क्या करता है, और उसकी आकांक्षाएं बहुत ज्यादा है कि गहने पहने महंगे महंगे, और उतना उनका लाइफस्टाइल है नहीं। तो इस प्रकार की अनियंत्रित इच्छाओं की वजह से क्या करते हैं रमानाथ जी, अंततः एक दिन अपने ऑफिस में कुछ भ्रष्टाचार कर देते हैं, कुछ गबन कर देते हैं, और किस्मत इतनी अच्छी है कि पकड़े जाते हैं।
ठीक है। और पकड़े गए तो उसके बाद फिर वो समस्या जो है, फिर वहां से फिर उनका संघर्ष है कि फिर उसके बाद जेल चले गए। तो अनियंत्रित इच्छाएं कैसे जो है व्यक्ति के जीवन को खराब कर सकती हैं, तो इस पर आधारित है गबन। ठीक है, तो लिखेंगे इसमें मध्यवर्गीय परिवार की, मध्यवर्गीय मध्यवर्गीय परिवारों में दिखावे की संस्कृति का उभार, दिखावे की संस्कृति दिखावे की संस्कृति एवं अनियंत्रित आकांक्षाओं कर सकते हैं, अनियंत्रित आकांक्षाओं के कारण अनैतिक एवं भ्रष्ट आचरण का चित्रण लिख रहे हैं, का वर्णन भी नहीं लिख रहे हैं। इसमें चलो वर्णन नहीं है ना, एक तो वर्णन मतलब केवल डिस्क्रिप्शन करके छोड़ दो। मध्यवर्गीय दिखावे की संस्कृति, ठीक, आचरण का चित्रण, ठीक है, ये लिखेंगे। और इसमें थोड़ा सा उसके माध्यम से भी बता देंगे। 2 कैरेक्टर हैं, रमानाथ अपनी पत्नी जालपा की आभूषण प्रियता के कारण रमानाथ अपने, कह सकते हैं, कार्यालय में गबन करता है। कार्यालय में गबन का मतलब समझते हैं आप लोग, है ना। कार्यालय में गबन करता है तथा पकड़ा जाता है। पकड़ा जाता है। तो ये इस तरह का उपन्यास और एक और पॉइंट आप इसमें ये ऐड कर सकते हैं, मनोवैज्ञानिक सूक्ष्मता। इसमें मतलब साइकोलॉजी का बड़ा अच्छा प्रयोग उन्होंने दिखाया है कि स्त्री की साइकोलॉजी कैसे काम करती है, पुरुष की साइकोलॉजी कैसे चलती है, इसका जो है अच्छा चित्रण इसमें दिखाई दे। मनोवैज्ञानिक सूक्ष्मता की दृष्टि से प्रेमचंद का श्रेष्ठ उपन्यास है। प्रेमचंद का श्रेष्ठ उपन्यास। तो मनोवैज्ञानिक सूक्ष्मता की दृष्टि से भी इसे माना जा सकता है कि ये अच्छा उपन्यास है। ठीक है, ये कर लिया। तो इसके बाद आप आएंगे, एक हो रहेगी आपका कर्मभूमि और फिर गोदान।
लिख लिया ना सबने? ठीक है, 10 मिनट रह गए भाई, 2 मिनट उस पर लगाएंगे, फिर बाकी का टाइम उस पर लगाएंगे। निर्मला हो चुका है, गबन हो चुका है, कर्मभूमि रह गया, गोदान रह गया ना। अगला लिखेंगे आप कर्मभूमि। तो जो आपने शुरुआत में सारे उपन्यासों का नाम एक साथ लिखा, उसमें थोड़ा सा क्रम अलग है, रचना काल का क्रम थोड़ा सा आगे पीछे हो गया ना, वो कायाकल्प पहले लिख लिया तो लेकिन जो अब जो क्रम रख रखा है वो पूरा कालक्रम है। ठीक है, यह है 1932 का उपन्यास। ठीक है, गबन 1930 के आसपास का शायद है, कर्मभूमि। इसमें बहुत सारी समस्याएं एक साथ उभारी गई हैं। ठीक है, तो इसमें लिखेंगे, तो पहले तो लिख लेंगे कि किस चीज पे बेस्ड है इसमें। इसमें जाति व्यवस्था, जाति व्यवस्था, अंग्रेजों का शासन, ठीक है, किसानों के शोषण, किसानों के शोषण आदि कई समस्याओं को एक साथ, आदि कई समस्याओं को एक साथ दिखाया गया है, को एक साथ उभारा गया है, एक साथ उभारा गया है। तो बहुत सारी समस्याएं एक साथ इसमें उभारी गई हैं। ठीक है, दूसरा लिखेंगे आप, इसमें है नायक अमरकांत, नायक अमरकांत एक समाज सेवक है जो कि है जो समस्याओं की गहराई तक पहुंचता है। पहले पहले जब ये समाज सेवा शुरू करेगा तो उसको पहले आभास नहीं होता है कि क्या दरअसल रूट क्या है, और उसके बाद धीरे धीरे जैसे वो फील्ड में उतरना शुरू होता है तो धीरे धीरे वो समस्याओं की गहराई तक पहुंचता है, समस्याओं की गहराई तक पहुंचता है तथा लिख सकते हैं दलितों के तथा दलितों के कह सकते हैं उद्धार क्या है, दलितों के उद्धार के लिए सामाजिक ही नहीं बल्कि आर्थिक दृष्टि से मजबूती, नहीं बल्कि आर्थिक दृष्टि से मजबूती को आवश्यक मानता है और फिर इस दिशा में काम भी करता है, आवश्यक मानता है। ठीक है, इसमें एक चीज ये है कि हृदय परिवर्तन वगैरह यहां भी नहीं छूटा है, हृदय परिवर्तन यहां भी है। ठीक है, लेकिन क्या है, क्योंकि समस्याओं की गहरी पकड़ की वजह से इसको कह सकते हैं ये उपन्यास थोड़ा सा अच्छा इसमें बचा दिया है एक तरह से। हृदय परिवर्तन आदि कल्पनाएं इस उपन्यास में भी हैं,
इस उपन्यास में भी हैं, किंतु समस्याओं की गहरी समझ के कारण गहरी समझ के कारण यह उपन्यास के परिपक्व स्तर को छू सका है। उपन्यास के परिपक्व स्तर को छू सका है। ठीक है, तो ये उपन्यास आपने कर्मभूमि यहां तक करना है। फटाफट लिखो इसको, फिर फटाफट गोदान का करेंगे। गोदान में थोड़ा उसके जो पात्र वगैरह है और 8वां आपने डालना है गोदान। अरे यार ये क्या हो गया, बैटरी खत्म हो गई। इसकी बैटरी खत्म हो गई यार उसकी। चलो चलो चलो, आगे होगा आगे होगा। अच्छा है ना लोग, ठीक है। तो गोदान करेंगे आखिरी में। गोदान, गोदान में लिख लो, लिख सकते हैं इसको, भारतीय किसान जीवन की भारतीय किसान
जीवन की महागाथा। भारतीय किसान जीवन की महागाथा। ठीक है, और केवल एक ही समस्या नहीं है, किसानों से रिलेटेड जितनी समस्याएं इसमें हो सकती हैं, इसमें इसको आप कह सकते हैं कि प्रेमचंद का जो पूरा साहित्य है, पूरा कहानी से लेकर के उपन्यास का लेकर के सारा का सारा वो आपको दिखेगा कि तो जो पूरा जीवन किसानों का होता है, उसमें आप ये कह रहा था ना मैं, पूरी कहानी और उपन्यास जो जितना भी साहित्य प्रेमचंद ने लिखा है, वो आप कह सकते हैं कि एक तरह से गोदान में सब कुछ दिखेगा। गोदान में आपको अनमेल विवाह दिखेगा, दलितों की समस्या दिखेगी, किसानों की समस्या दिखेगी, पीढ़ियों का जो संघर्ष होता है, पीढ़ी संघर्ष जो होता है जनरेशन गैप की वजह से, ठीक है, कि नई वाली पीढ़ी की सोच अलग होती है, पुरानी पीढ़ी की सोच अलग होती है, तो उसमें गोबर और होरी के माध्यम से दिखाए हुए दोनों पिता पुत्र हैं। गोबर जो कि मजदूरी में ज्यादा विश्वास रखता है, उसने कहा है कि 10 रुपए का, जो 10 रुपए की मजदूरी भी कमाता है, वो क्या करता है, किसान जिसकी बहुत सारी जमीन हो, उसका जीवन क्या है, अच्छा है, मजदूर का जीवन अच्छा है, किसान के जीवन से भी अच्छा है, ठीक है। लेकिन वो क्या कहता है, फिर होरी का कथन आता है, लेकिन क्या है, खेती में जो मर्यादा है, यानी कि जो मर्यादा है, वो मजदूरी में नहीं है, ठीक है। तो यानी कि कहा गया ये एक संघर्ष आपको उसमें दिखाई देता है, तो सब कुछ ही दिखाई देता है, और बड़ा अच्छा मनोविज्ञान का प्रयोग भी है। पहला ही पेज आपको दिखेगा कि जब होरी और धनिया की आपस में एक तरह से कह सकते हैं लड़ाई सी हो रही है, लड़ाई क्या है, पति पत्नी की थोड़ा बहुत जो कहा सुनी होती है, उसमें किस तरह से उसने मनोविज्ञान का यूज करता है होरी, ठीक है, उसको मनाने के लिए, तो ये बड़ा अच्छा प्रयोग उसमें दिखाई देता है, ठीक है। तो गोदान भारतीय किसान जीवन की महागाथा, ठीक है। और कुछ पात्र आप लोग लिखेंगे, जैसे होरी, इसका नायक है होरी, होरी की पत्नी है धनिया, होरी की पत्नी है धनिया, और इनके पुत्र का नाम है गोबर। मेन कैरेक्टर तो यही है, वैसे केवल एक दो ही कैरेक्टर नहीं होते हैं, ठीक है। फिर इनका भी नाम आता है, रूपा और सोना, ये दो लड़कियां हैं, गोबर लड़का है, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे नाम आते हैं इसमें, दाता दीन माता दीन है, ये पिता पुत्र हैं ये भी, और पंडित हैं ये लोग, दाता दीन माता दीन, ये पुरोहित आते हैं। इसके अलावा दुलारी सहुआइन एक नाम आता है, दुलारी सहुआइन, इनकी दुकान है और ये उधार देते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो क्या नाम है उसका, जिसकी गाय लेकर के जाता है, इसमें बहुत सारे, इसके अलावा भी, हाँ आप भोला ही है शायद ना, भोला, ठीक है, ये सब है। तो होरी धनिया गोबर रूपा और सोना के माध्यम से, तो होरी नायक है और धनिया इसमें आप कह सकते हैं नायिका। और उपन्यास के अंत में जो है होरी की मृत्यु दिखाई गई है, ठीक है, किस तरह से उसकी ट्रेजिक डेथ जो है, ये सब होता है। तो भारतीय किसान जीवन की महागाथा, और इसको लिख सकते हैं आप, इसे कहा गया है, इसको महाकाव्य भी माना जाता है, मतलब किसका महाकाव्य, आधुनिक, इसको लिख सकते हैं आधुनिक हिंदी साहित्य का महाकाव्य, हिंदी का महाकाव्य, यह महाकाव्यात्मक उपन्यास। महाकाव्यात्मक उपन्यास कौन सा होगा, बहुत सारे उपन्यास हैं जिनको महाकाव्यात्मक उपन्यास की संज्ञा दी हुई है, जिसमें क्या होगा, मतलब महाकाव्य के स्तर की जिसमें गहराई आती होगी। महाकाव्य में सारा जीवन एक तरह से आपको नजर आता है, ठीक है। अब जैसे जो उपन्यास आपने देखा होगा गबन उपन्यास, वो एक तरह से क्या है, एक किसी एक थीम पर सेंट्रिक है, ठीक है। इसकी आप कोई एक सेंटर नहीं निकाल सकते कि किसान की किस समस्या का चित्रण है, इसमें सारी ही समस्याओं का चित्रण है, ठीक है। और कह सकते हैं शहर के लोगों की किस तरह की समस्याएं हैं, गांव के लोगों की किस तरह की समस्या है। दो पैरेलल कहानियां इसमें चलती हैं, एक गांव की कहानी, एक शहर की कहानी, और गांव और शहर की कहानियों को जोड़ता है बीच में गोबर, जब वो शहर चले जाता है तो उसके बाद शहर के जो कैरेक्टर वहां पे चल रहे थे, जो डेवलप हो रहे थे, वो गोबर की मीटिंग उन सबसे है, और उस तरह से कहानी फिर दोबारा गांव पे आकर के समाप्त होती है होरी की मृत्यु के साथ, ठीक है। तो ये गोदान है, ये आपके प्रेमचंद के उपन्यास इसी के साथ समाप्त, ठीक है।
कल हम आगे इसमें करेंगे। सहु आइन, सहु साहूकार होते थे ना, तो उसी से इनका नाम जो है निकाला हुआ है। जैसे पंडित की पंडिताइन होती है, उनका कोई फिर नाम नहीं रह जाता, उसी तरह से साहूकार जो है साहू जो है उनका सहुआइन हो गया। ठीक है, तो आज का आपका समय समाप्त। लास्ट लाइन क्या थी, कौन सी वाली लाइन? अच्छा, बोलते हुए या लिखते हुए? बोलते हुए तो मैं भूल गया हूँ, कुछ ऐसे कुछ कह रहा था मैं। सोना है, ठीक है, तो 9 के साथ मेरी समस्या बहुत ज्यादा है, सोना। हाँ, लिखेंगे आधुनिक हिंदी का महाकाव्य। इसको महाकाव्यात्मक उपन्यास आप कह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें कोई एक थीम नहीं है, पूरे जीवन की थीम आपको उसमें नजर आएगी। ठीक है, और फिर इससे भी अलग एक स्तर होता है नेक्स्ट लेवल पे, जब आप पूरे अंचल को ही पूरा गांव पूरा नायक बना लेते हैं। ठीक है, उसको कहा जाता है आंचलिक उपन्यास। इसके बाद आएगा वो, अब प्रेमचंद उत्तर करेंगे तो उसमें आएगा।